हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एचपीएससी बोर्ड क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं गारंटी लेती हूँ कि 99% चांसेस है आपके इन्हीं क्वेश्चंस में से आपका पेपर आएगा। मैंने इससे पहले आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे लॉन्ग, जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे थे। आज मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। और इससे नेक्स्ट वीडियो में इससे जो नेक्स्ट आने वाली 2 वीडियो होगी उनमें मैं आपको शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के। आज सिर्फ मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगी। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसके क्षेत्र का वर्णन कीजिए। इसमें आपको सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन लिखना है, अगर ये क्वेश्चन आपका आता है। उसके बाद आपको इसका मीनिंग लिखना है, उसके बाद आपको इसका स्कोप लिख के लास्ट में इसका कंक्लूजन लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, मध्यवर्ती वस्तु तथा अंतिम वस्तुओं में भेद कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको डिफरेंस शुरू करने से पहले आपको मध्यवर्ती वस्तुओं का अर्थ, उसके बाद अंतिम वस्तुओं का अर्थ, उसके बाद आपको बेसिस के अकॉर्डिंग डिफरेंस करना है। इस क्वेश्चन पे आप पे वीडियो मिल जाएगी, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह की विस्तृत व्याख्या कीजिए। इसमें आय के चक्रीय प्रवाह का विस्तृत व्याख्या, या तो आपका ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपसे किसी एक 2 क्षेत्रीय मॉडल, 3 क्षेत्रीय मॉडल, 4 क्षेत्रीय मॉडल अलग अलग भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको सारे मॉडल अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि आपको आपसे मोस्टली वैसे तो 2 सेक्टर और 4 सेक्टर वाला आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपका, मूल्य वृद्धि विधि या उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय को मापने के लिए कौन सी सावधानियां आवश्यक है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाएं बताइए। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है बार्टर सिस्टम का, उसके बाद मीनिंग लिखना है, फिर लिमिटेशन लिखनी है, और उसके बाद आपको लास्ट में इसका कंक्लूजन लिखना है। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, मुद्रा की परिभाषा दीजिए एवं इसके कार्यों की व्याख्या कीजिए। आपको बताना है कि मुद्रा के क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, 7 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साख निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, कि साख निर्माण कैसे की जाते हैं। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस आपको पूरा बताना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 8, केंद्रीय बैंक की परिभाषा दीजिए, इसके मुख्य कार्यों का संक्षेप में व्याख्या कीजिए। केंद्रीय बैंक आपको पता ही होगा सेंट्रल बैंक होता है, इसके आपको कार्य बताने की ये क्या क्या कार्य करता है। उसके बाद आपका 9th क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। आपको पता होगा साख नियंत्रण की गुणात्मक वाली वो सारी जो आपकी विधियां हैं वो आपको सारी एक्सप्लेन करनी है। CRR कैसे रखेंगे, SLR कैसे रखेंगे, ठीक है, ये सारी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद आपका 10th क्वेश्चन है, समस्त मांग से क्या अभिप्राय है, इसके घटक कौन कौन से हैं। आपको बताना है एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। उसके बाद बताना है आपको 11th क्वेश्चन है आपका, समग्र मांग और समग्र पूर्ति द्वारा आय का संतुलित स्तर किस प्रकार निर्धारित होता है। रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। आपको ये बताना है कि समग्र मांग मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को देखते हो हम कैसे एक संतुलन का स्तर हमें प्राप्त होता है, वो आपको समझाना है। 12th क्वेश्चन है आपका, निवेश गुणक की अवधारणा को उदाहरण देकर समझाइए। निवेश गुणक का सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति से क्या संबंध पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन है आपका, चित्र की सहायता से अवसफितिक अंतराल की धारणा का वर्णन कीजिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका आता है 14 क्वेश्चन। आपका जो 14 क्वेश्चन है वो आपका आ सकता है कि चित्र की सहायता से स्फीतिक अंतराल की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था में अति मांग को घटाने के लिए इसे कैसे प्रयोग किया जाता है। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने के 99% चांसेस है। मोस्टली आपके ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ही क्वेश्चन बनाया जाता है, ऐसे रिपीट होकर आपके क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको ये अच्छे से करके जाने हैं। मैं गारंटी लेती हूँ इनमें से ही आपका एग्ज़ाम जरूर आएगा। उसके बाद है आपका मौद्रिक नीति की परिभाषा दीजिए। न्यून मांग को ठीक करने के लिए इस नीति का प्रयोग कैसे किया जाता है। उसके बाद है आपका सरकारी बजट से क्या अभिप्राय है, इसके उद्देश्य बताइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बजट घाटे से क्या अभिप्राय है, बजट घाटों का संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।
19 है आपका विदेशी विनिमय पर मांग एवं पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव का वर्णन करें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट 20 क्वेश्चन है आपका स्थिर तथा लचीली विनिमय दर की व्याख्या कीजिए। इसमें आपको स्थिर विनिमय दर के गुण दोष दोनों लिखने हैं और लचीली विनिमय दर के भी गुण और दोष दोनों लिखने हैं। तो ये आपके 20 क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आने के इनके बहुत बहुत चांसेस है। तो आप जब इन 20 क्वेश्चन को अच्छे से करोगे तब आपके लॉन्ग क्वेश्चन की तो अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आपको ये सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। जब आप वो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के इन दोनों वीडियो को देखोगे और इन्हीं क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आपके चांस है 90+ मार्क्स आने के। उसके बाद इससे नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो शॉर्ट क्वेश्चंस की होगी। मैं आपको बताऊंगी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में शॉर्ट क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, तब आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।